जी के साथ था, उनका पूरा परिवार था, और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती? क्या ये है हमारा लोकतंत्र? आज इस देश की एक एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है। Hello and welcome to National Herald. It is the right of every woman to participate in the electoral process. Priyanka Gandhi has touched a chord with millions of women in Uttar Pradesh. She is looking fierce in this UP trip. Joining me today is Congress Minority Cell Chief from Uttar Pradesh, Shahnawaz Alam. Shahnawaz ji, welcome to National Herald. शुक्रिया। प्रियंका जी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता अनीता यादव से मिली, उन्होंने उनसे क्या बातचीत करी? आप लोगों से उनकी क्या बातचीत हुई अनीता जी से? देखिए, हम लोग ये यकीन रखते हैं कि अगर स्टेट किसी के साथ पॉलिटिकल हिंसा करता है, भले वो हमारी पार्टी का हो या हमारी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का हो या एक सामान्य नागरिक भी हो, और स्टेट अगर उसको सप्रेस करता है, उसके राइट्स को वायलेट करता है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके घर गई, उनसे मिली और उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाई कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम इसमें यकीन रखते हैं कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो चाहे नाइंसाफी स्टेट की तरफ से किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो, उसकी आलोचना करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, और ये हमने करने का काम किया है। दूसरी तरफ बड़े आश्चर्य और दुख की बात है कि वो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी जिनके साथ बदसलूकी हुई और अखिलेश यादव जी उनसे मिलने नहीं गए। तो ये भी एक अगर हम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ उनके अखिलेश यादव जो के नेता हैं उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो उसमें नहीं गए। ये लोकतंत्र के लिए, उनकी पार्टी पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी का जो एक कल्चर हमने पिछले 70 सालों में डेवलप किया, ये उसके साथ नाइंसाफी थी, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, हमने किया इसका। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कोरोना का बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। तो आप यूपी से हैं, आपका प्रदेश आपको आदर्श प्रदेश लगता है? आदर्श खड़ा कर रहा है क्या उत्तर प्रदेश? देखिए, प्रधानमंत्री जी, अब उनके बारे में ये कहना कि वो झूठ बोलते हैं, ये भी बहुत एग्जैक्ट नहीं होगा। एक तो आदमी झूठ बोलता है, उसको एहसास हो जाए कि वो झूठ बोला या उसकी झूठ पकड़ ली गई, तो वो फिर थोड़ा अवॉइड करता है। लेकिन हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने की मशीन हो गए हैं, उसके अलावा कभी सच उन्होंने बोला नहीं है, और मुझे लगता है कि जो उनकी आलोचनाएं होती रही हैं लगातार झूठ बोलने की वजह से, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये होता है, फासिस्ट जो रिजीम्स होते हैं, जो लोग होते हैं, इस तरह व्यवहार करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ इस सरकार के ही कितने मंत्रियों की डेथ हो गई। मैं जिस लखनऊ में हूँ, यहाँ के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनकी डेथ हो गई। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोग, ऐसे लोग जिनको ट्विटर पे मोदी फॉलो करते थे, उन लोगों की डेथ्स हुई, जो काफी वायरल खबरें थी। और लोगों ने, जो मरे हैं उनके परिजन लोगों ने मोदी का फोटो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ियों से फाड़ करके फेंक दिया। तो अगर हम ये मान लें कि एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है, अगर हम इनके कार्यकर्ताओं के पैमाने से भी इनके काम को जज करने की कोशिश करें कोरोना टाइम में, तो आप देखेंगे कि बहुत असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता उसमें बेचारे उनकी डेथ हो गई। और इस सब का जिम्मा लेने के बजाय अगर आप आए और पीठ थपथपाएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो जाहिर सी बात है फिर बहस के लिए भी कोई स्पेस नहीं रहता, क्योंकि बहस आप उससे करते हैं जो थोड़ा बहुत सच बोलने का मादा रखता हो। तो ये टोटली फ्रॉड है और एक तरह से हास्यास्पद है। जो लोग मरे हैं यहाँ पे, उनके जख्मों पे, उनके परिवार के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। जो लोग यहाँ मरे हैं उनके साथ, उनके मरने के बाद, दिवंगत होने के बाद भी उनका अपमान है, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अभी आए थे हाल में, तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी है, तो आपको कितनी प्रगति दिखती है वहां वाराणसी? देखिए, बनारस में अभी मैं पिछले दिनों भी था,
वहां अब मोदी जी को मजाक के बतौर लिया जाने लगा है। कोई विकास नहीं, कोई प्रगति नहीं। दरअसल इनको प्रगति करना नहीं था, इनको बेवकूफ बनाना था लोगों को। अब आप सोचिए कि जिस गांव को, जयापुर नाम का गांव है जिसको इन्होंने गोद लिया है, वहां गोद लेते ही बहुत सारे बैंकों की शाखाएं खुल गई, लेकिन वहां कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो ये दिखाने के लिए बस है कि देखिए गांव में भी बैंकों की शाखाएं खुल गई, ये मीडिया में उनका प्रचार होगा, लेकिन अब चले जाइए कितने कस्टमर आते हैं तो जीरो है। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसमें देखें, जयापुर गांव बनारस में है। अब बनारस में सेब तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये गए और वहां पे 350 लोगों को इन्होंने सेब का पौधा दिया, ये कहते हुए कि या तो अब यहाँ पे लोग कश्मीर का सेब खाएंगे या फिर जयापुर का खाएंगे। यूपी के किसी पूर्वांचल के हिस्से में सेब उग भी नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़े ब्लफ मास्टर हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और लोग बन रहे थे, लेकिन अब लोगों ने बनना इनकार कर दिया बनने से। बनारस में कोई विकास नहीं हुआ है, बस जितने घाट थे उनको इन्होंने नए तरीके से रंगवा दिया है और लाइट वाइट जलने लगी है, पहले भी लगी थी लाइट, उसी को ये बता रहे हैं कि विकास है। लोग अपनी भाषा में ये बात कह रहे थे कि इन्होंने कहा था कि वो क्योटो बनाएंगे। अब बनारस में चर्चा ये है कि क्या क्योटो बनारस से अच्छा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो बनारस से भी गंदा था, बनारस से भी कम वहां सुविधाएं रही हो, अविकसित रहा हो। अब मजाक के लेवल पे मोदी जी को बनारस में लिया जाने लगा है। उनको एक बहुत सशक्त जनमत मिला था, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये इतिहास का एक दुखद हिस्सा होगा कि इतने मेजोरिटी के साथ जब आपको जनता ने भेजा तो आप उसकी आकांक्षाओं पे पूरा नहीं उतरे। नहीं उतरते तो भी कोई दिक्कत थी। लोगों में अगर ये एहसास जगने लगे कि हमारी लीडरशिप ने हमको ठगने का काम किया है, बेवकूफ बनाया है, तो ये और भी गलत है। 70 साल में कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, जनता दल से लेके तमाम प्रयोग हुए, बहुत सारे प्रधानमंत्री गुजरे, लेकिन आज तक किसी ने किसी के बारे में ये धारणा नहीं थी कि किसी प्रधानमंत्री ने जनता को बेवकूफ बनाया है। इवन जो बीजेपी की पिछली सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उनके बारे में ये था कि जो उन्होंने वादे किए पूरे नहीं किए, या सांप्रदायिक हिंसा हुई, ये सब अलग बात है। ये धारणा कभी नहीं बन पाई कि इन्होंने बेवकूफ बनाया है ना। तो ये एक नई चीज हुई है और ये दुखद है लोकतंत्र के लिए। जी, प्रियंका जी क्या नया करेंगे यूपी में? आपसे क्या बातचीत हुई वहां? देखिए, प्रियंका गांधी जी यहाँ पर जो पिछले 1 साल में संगठन पे हमने काम किया, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में संगठन बहुत ही कमजोर था, लेकिन पिछले 1 साल में काफी मेहनत किया गया और हमने ब्लॉक वाइज ब्लॉक अध्यक्षों तक की हर जोन में 2-2 दिन की ट्रेनिंग करा ली है। और अब हम न्याय पंचायत स्तर पे ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, यानी संगठन हमने बना लिया है। बनाने के बाद चुनाव में जाने से पहले जो ट्रेनिंग होती है, जैसे क्रिकेट मैच में जो नेट प्रैक्टिस होता है मैच में जाने से पहले, ये उसका दौर चल रहा है। और इसी की समीक्षा करने के लिए प्रियंका जी यहाँ पर आई थी। जो सबसे अच्छी चीज हुई, देखिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ओल्ड सबसे बड़ी पार्टी है देश की। तो बुजुर्गों का, अनुभवी लोगों का और जो नए लोग हैं उनके उत्साह का जो कॉम्बिनेशन इस बार देखने को मिला लखनऊ की सड़कों पे, और जिसको खुद प्रियंका जी ने भी अपने संबोधन में इस बात को कहा, और जो मीडिया में भी हिस्सा आपने देखा होगा कि हम अपने अनुभवी लोगों के साथ और युवा जोश के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये जो दौरा था ये बेसिकली सांगठनिक दौरा था, उसमें कुछ ऐसी सियासी या समाज की जरूरतें तात्कालिक आ गई कि जैसे हिंसा की जो घटना हो गई वहां उनको जाना पड़ा या धरने पे बैठना पड़ा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो गया है। इच्छा थी कि प्रियंका जी लखीमपुर जाएं, प्रियंका जी धरने पे बैठे, लेकिन बेसिकली वो संगठन की समीक्षा करने के लिए आई थी। और संगठन पे जो काम हुआ है पिछले 1 साल में, इससे वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये चीजें परसों नरसों 2-3 दिन लगातार यहाँ पे दिखी भी। किन मुद्दों पे काम करेंगे आप लोग?
देखिए, कांग्रेस पार्टी का अलग से कोई मुद्दा तो है नहीं। सबसे बड़े 3 मुद्दे उत्तर प्रदेश के, देखिए, जो अराजकता का माहौल है, समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडा राज बहुत बढ़ गया था, जंगल राज उसको कहा जा रहा था। लोगों का एक हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर से त्रस्त था, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा गुंडा राज इस सरकार में आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो तो जो लॉलेसनेस की जो स्थिति बनी हुई है, जो कानून व्यवस्था की जो एकदम स्थिति चरमरा गई है, जिससे हर आदमी परेशान है, वो हमारा सबसे पहला मुद्दा होने जा रहा है। दूसरा, जिस बड़े पैमाने पे कोरोना की वजह से भुखमरी, गरीबी, जो छोटे रोजगार करने वाले लोग थे वो जो तबाह हुए हैं, उनकी इकोनॉमी जो तबाह हुई है, उस इकोनॉमी को फिर से हम दुरुस्त करें, ये हमारी योजना होगी। और उसके लिए हम उत्तर प्रदेश में भी, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार में हमने न्याय योजना लागू किया है, तो न्याय योजना को हम यहाँ पे जनता के बीच लेके जाएंगे। न्याय योजना आप जानती हैं, राहुल गांधी जी की एक परिकल्पना थी कि अगर हमें सत्ता मिलती है तो हर परिवार में जो घर की मुखिया होंगी महिला, उनके खाते में हर महीने 6,500 रुपए हम देंगे। तो इससे लगातार राहुल जी कोरोना टाइम में भी इस बात को कहते रहे हैं। तो ये हमारा एक दूसरा एजेंडा होने जा रहा है कि किस तरह से हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर करें। आप याद करिए, योगी जी ने एक बहुत बड़ा समिट किया था इन्वेस्टमेंट के नाम पे, बहुत सारे लोग इकट्ठा किए गए थे बाहर से। आज तक उत्तर प्रदेश में उस समिट के बाद से जितने लोग भी शामिल थे, किसी ने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं कुछ भी नया नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में। तो इकोनॉमी को फिर से दुरुस्त करना। और तीसरा, जो सांप्रदायिक राजनीति है उत्तर प्रदेश की, जिसको भारतीय जनता पार्टी हवा देती रहती है अपने फायदे के लिए, और जिसपे समाजवादी पार्टी और अब जो एक नई एंट्री हुई है MIM की, जिनका एक यहाँ पे वजूद तक नहीं है, ये सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सही करना हमारी तीसरी हमारा एजेंडा होगा। तो और 2022 में अगर आप लोग जीत कर आए तो आप, ये तो हो गया आपका एजेंडा, 2022 में अगर आप लोग जीत कर आए तो आप किन विषयों पे सबसे पहले काम करना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं थी और जो 30 साल पहले बनी थी, वो एकदम ध्वस्त हो चुकी। एक चीज हमको गौर करने की जरूरत है कि जैसे ही हम बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ या 4 साल में योगी जी के कुछ नहीं हुआ, हमको थोड़ा उसको कॉन्टिन्यूटी में देखना चाहिए। इदारों का कमजोर होना, नए डेवलपमेंट्स की नई स्कीम्स का ना आना, ये अचानक नहीं हुआ है। ये अचानक चीजें ध्वस्त होती हुई नहीं दिख रही है। ये पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में जाति धर्म की जो राजनीति हुई है, ये उसका परिणाम है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको जिम्मा मिलता है सरकार चलाने का, जनादेश जनता देती है, तो हमको बुनियादी चीजों पे बहुत काम करने की जरूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त हो चुका है, जो कि कोरोना जैसे किसी एक महामारी के समय खुल करके सामने आ गया। यहाँ दरअसल वो नाकामी जो थी ना, वो एक दिन की नाकामी नहीं थी। पिछले 30 साल में अगर आप देखिए, लखनऊ जहां हम लोग रहते हैं, सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? PGI जा रहे हैं। सारे लोग कहाँ लाइन लगाए हुए? KGMC लगाए हुए। नए अस्पताल क्यों नहीं बनाया आपने? 30 साल की जो राजनीति रही, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, तो क्या जो भागीदारी के नाम पे राजनीति हुई है, उनको सिर्फ जुलूसों में आप भागीदारी देंगे, या अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए अस्पतालों में भी तो भागीदारी होनी चाहिए, उनको सिलेंडर मिलने में भी तो भागीदारी होनी चाहिए। तो हमको बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उस पे काम करेंगे, और जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, उसको दूर करने पे हमको जोर देना होगा। ये हमारे सरकार की नहीं, ये बेसिकली इस समाज की, इस वक्त की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, जिसको करना ही होगा। बनारस नगर निगम की बिल्डिंग हटा दी मोदी जी ने, इस पर कांग्रेस ने बवाल क्यों नहीं किया? बनारस में वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है, और हमारे जो वहाँ नेता हैं, राजेश मिश्रा जी, अजय राय जी, लोकल अखबारों में अगर आप देखें तो लगातार कवरेज हो रहा है, उसके खिलाफ बोला जा रहा है। सदन में भी, वहाँ पे नगर निगम में भी हमारे
21 पार्षद हैं, वो भी इसके खिलाफ प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो वहां हम लड़ रहे हैं इनसे। दरअसल इस समय बनारस की स्थिति बहुत जटिल हो गई है। पिछले दिनों बनारस में जो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, पुराना जो हाँ एक हजारों साल पुराने सब मंदिर थे, उनको तोड़वा करके सुंदरीकरण के नाम पे सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। उस मंदिर को जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको बनाने के लिए जो मजदूर आए हैं, उनके पास रहने सोने की कोई सुविधा नहीं है। अभी वो बेचारे जहां काम कर रहे थे और रात को जहां रुकते थे, वो पूरी सीलिंग गिर गई, उसमें काफी लोग घायल हो गए, कुछ की मौत भी हुई। उस पे भी हमारे पार्टी के लोग वहां गए थे। तो एक मसला है कि जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस तक में चीजें बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी बनारस गए थे, जहां वो गए वो सीलिंग 2 दिन बाद ही गिर गई। तो मतलब अराजकता की स्थिति में, ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपोजिशन के हैं तो हम आपकी सिर्फ आलोचना करेंगे, कम से कम ऐसा कुछ करके जाते कि 5 साल तक तो टिक जाता। ये इस स्थिति में मोदी जी ने, योगी जी ने प्रदेश को पहुंचा दिया। आप बनारस की घाट की बात कर रहे थे कि लाइटें लगा दी है, तो घाट पे अब क्रूज भी चलेगा सुनने में आ रहा है, और पुराने नाव वाले जो है उनको ये डर है कि हमारी तो रोजगार छिन जाएगी। तो इस विषय में कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, वहां के निषाद समुदाय के लोगों से भी मैं पिछले दिनों मिला था। लोगों में बहुत डर है, दहशत है, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया तो है नहीं। नाव पे ही वो निर्भर थे, और चूंकि पर्यटन स्थल था, बहुत सारे लोग आते थे, तो पीढ़ियों से ये काम हो रहा था। कई की पीढ़ियां थी जो पर्यटन उद्योग पे निर्भर थी। अब उन नाविकों के सामने बहुत बड़ा संकट आया है और वो बहुत परेशान है। लेकिन एक जो इस सरकार ने माहौल बनाया हुआ है कि अगर आप परेशान हैं तो बोलिए नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो विपक्ष के, कांग्रेस के किसी आदमी से संपर्क मत करिए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्थितियां हैं, ये बहुत ही विस्फोटक बनी हुई हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बनारस में जहां मैं रहा भी हूं लंबे समय तक, बनारस की लाइफ लाइन है गंगा नदी, और उसमें वाटर लेवल बहुत ही कम होता जा रहा है। तमाम बीच बीच में रिसर्च से जाते रहे हैं 10-15 सालों से, वाटर लेवल बहुत कम, मतलब पानी का स्तर बहुत कम होता जा रहा है जी। वहां पे नाव तो चल सकता, वो तो सरवाइव कर जाएगा। अगर आप कुछ और लेके आएंगे तब तो बहुत दिक्कत होगी। ये एक तरह से पर्यावरण के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। और बनारस की जो धार्मिक ऐतिहासिक पहचान है, घाटों की जो पहचान है, वो नाव से है। कोई भी फोटो आप देख लीजिए, बनारस घाट की नाव जो है वही उसकी पहचान है। आप बनारस जैसे धार्मिक शहर के पहचान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप ये भी दावा करते हैं कि आप गंगा मैया के बेटे हैं। इतना निकम्मा बेटा कहाँ किसी को न मिले, यही कहा जा सकता है। एक आखिरी सवाल ये है कि प्रियंका जी अपने कैडर से कितनी जुड़ी हुई है? देखिए, कैडर से मुझे लगता है कि जितना जुड़ाव उनका है उतना किसी का। तुलना करके अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने कैडर से नहीं जुड़े हैं। जुड़े होते तो लखीमपुर हो जाते। लेकिन प्रियंका गांधी अपने कैडर से नहीं, इस देश में, उत्तर प्रदेश में कोई भी नागरिक हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, सामान्य आदमी हो, उसके साथ कोई दिक्कत होती है तो वो उनसे टच में है, जुड़ी हुई है। दूसरा, CNRC का जो मुखालफत हो रहा था, जो विरोध हो रहा था आजमगढ़ में, वहां पे पुलिस के लाठी चार्ज के बाद खुद प्रियंका जी आई और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों को अपना नंबर भी दिया। वो फैमिलीज लगातार उनसे टच में है। एक छोटी सी बच्ची से वो मिली थी। इतना लगाव है कि इस साल जो कैलेंडर कांग्रेस पार्टी का छपा, उस पे भी उनका फोटो है। उनके बर्थडे में उन्होंने गिफ्ट भी भेजा था। और उनके घर में कोई जरूरत होती है तो हम लोगों को निर्देश दिया जाता है कि इनकी जरूरतों को पूरा करिए। नेहटौर एक जगह है, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में एक लड़के की हत्या हो गई थी पुलिस फायरिंग में, CNRC मामले में। वो
उनकी डेथ हो गई, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी के समय प्रियंका जी ने उनको फोन किया, कुछ गिफ्ट भेजे, कुछ हम लोगों से उन्होंने कहा कि ले जा करके उनको मदद करनी है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई फैमिलीज हैं जो सीधा प्रियंका जी से टच में है, बात करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो लगाव है आज की राजनीति में, पहले की राजनीति में ऐसा होता था, आज की राजनीति में बहुत रेयर चीज है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे समझ में आता है कि कहीं अगर कोई हिंसा होती है तो एक चर्चा प्रशासन में ये भी होता है कि कहीं प्रियंका गांधी ना आ जाए। जैसे आजमगढ़ में वहां के डीएम ने हमारे जिला अध्यक्ष को फोन करके कहा कि यहाँ कुछ भी कोई नेता नहीं आना चाहिए, प्रियंका बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मतलब डरे हुए हैं। अभी नाविक लोगों के साथ बनारस में हिंसा की घटना हुई, नाव तोड़े गए, प्रियंका जी वहां गई और उनके जाने की आहट मिलते ही प्रशासन ने नाव को बनवाने का काम किया। सोनभद्र में जब महिलाओं के साथ, दलित आदिवासी महिलाओं के साथ हिंसा हुई तो प्रियंका जी वहां गई। ये चीज को मैं महसूस कर रहा हूं कि आम लोगों में, प्रशासन में, बीजेपी में, इवन सपा के लोगों में भी है कि अगर कुछ घटना हो जाएगी तो प्रियंका जी तुरंत वहां आ सकती है। तो ये जो एकदम एक्टिव होकर के, प्री एक्टिव होकर के और जनता के बीच सेवा कैसे हमको करना है, इसको आगे से फ्रंट पे आ करके लीड करने की जो नजीर प्रियंका गांधी जी यहाँ पेश कर रही हैं, वैसा मुझे लगता है लंबे समय तक नहीं हुआ है। और वो हिदायत भी दे रही है, ऐसा नहीं है कि कोई बस आई चली गई। जैसे वो इलाहाबाद में गई, नाविकों से मिली, तो हमारे ओबीसी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मनोज यादव जी, उनसे उन्होंने कहा कि आप पदयात्रा निकालिए। तो उन्होंने 21 दिन की पदयात्रा 550 किलोमीटर की निकाली, इलाहाबाद से लेकर के बलिया तक। तो वो आती भी है, टच में भी है और एग्जीक्यूट भी करवाती है, निर्देश भी देती है। इस पे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बेसिकली हर पार्टी में पहले होता था। हाँ, ये जो एक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ने क्या किया है कि आपको बता दिया है कि काम करने की जरूरत नहीं है, आपको जाति के नाम पे वोट मिल जाएगा, धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा। तो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का नैरेटिव है, इसने नेताओं को आलसी बना दिया है, जनता से काट दिया, क्योंकि वो मानने लगे कि जनता कहाँ जाएगी, ये बिरादरी तो हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शाहनवाज जी, नेशनल हेराल्ड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।